तो पुरानी पेंशन नई टेंशन, मसला ओल्ड पेंशन स्कीम से जुड़ा है। ओल्ड पेंशन स्कीम जो अब कांग्रेस या फिर यूं कहें कि समूचे विपक्ष के लिए एक सियासी हथियार के रूप में तब्दील हो चुका है। ओपीएस का मुद्दा, महाराष्ट्र में 17 लाख सरकारी कर्मचारी हैं और वो हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं। मांग क्या है? पुरानी पेंशन लागू करो। वैसे तो झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल और हां पंजाब भी, यहां पर ओपीएस लागू करने की बात हो रही है। कई सरकारें ओपीएस लागू करने का दावा कर रही हैं, मगर यहां भी पेच है। पेच ये कि कर्मचारी नई पेंशन स्कीम में आ गए तो पीएफआरडीए जो अथॉरिटी है उसके पास सीधे तौर पर यह फंड लगाने का एक जरिया 35,000 करोड़ उदाहरण के तौर पर राजस्थान के कर्मचारियों के, 17,000 करोड़ छत्तीसगढ़ और हिमाचल के करीब 7,500 करोड़। अब यह पैसा तो वापस हो नहीं सकता क्योंकि यह बात वित्त मंत्री भी कह चुकी हैं। यह तो करार था कर्मचारी और पीएफआरडीए के बीच में, यानी सरकारी कर्मचारी जहां ऐलान हुआ कि पुरानी पेंशन यानी आसमान से टपके और खजूर में अटके। 3 करोड़ तो राज्य में ही सरकारी कर्मचारी हैं, 3 करोड़ लगभग, और 31 लाख केंद्र में सरकारी कर्मचारी। सुप्रीम कोर्ट ने अब एक और महत्वपूर्ण खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 लाख पूर्व सैनिकों का बकाया पेंशन का भुगतान 4 किश्तों में करने के रक्षा मंत्रालय के नोटिफिकेशन पर अपनी तल्ख टिप्पणी कर दी। खबर सुप्रीम कोर्ट से भी आई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रक्षा मंत्रालय कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। रक्षा सचिव 20 जनवरी को जारी किए गए नोटिफिकेशन तत्काल वापस ले। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 9 जनवरी को 1 रैंक 1 पेंशन का कुल बकाया चुकाने के लिए केंद्र को 15 मार्च तक का समय दिया था, लेकिन 20 जनवरी को मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी की, बकाया भुगतान 4 किश्तों में किया जाएगा। इसके बाद भारतीय पूर्व सैनिक आंदोलन एक याचिका डालता है जिसमें रक्षा मंत्रालय के नोटिफिकेशन को रद्द करने की मांग की गई थी। यानी ओपीएस को लेकर सड़क से लेकर सदन तक, क्योंकि सदन का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तमाम राज्यों में और बीजेपी शासित राज्यों में भी ओपीएस की मांग उठ रही है। तो क्या सरकार इसको लेकर कोई फैसला लेने जा रही है या बीजेपी इस मुद्दे पर जल्द ही कोई फैसला लेगी? यानी बीच का फैसला, बीच का रास्ता, ना तुम जीते ना हम हारे। क्या इसी मुद्दे पर 2024 की लड़ाई भी होगी? क्योंकि हिमाचल में कुछ ऐसा ही प्रयास कांग्रेस ने किया था और कांग्रेस को वहां बहुत हद तक इससे सियासी फायदा भी हुआ था। तो सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। अजय अरोड़ा साहब जो कि कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी जो कि आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं, कुछ ही देर में हमारे साथ कैप्टन भदौरिया जो कि बीजेपी के नेता हैं, वो इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, और साथ ही अंजनी कुमार राजनीतिक विशेषज्ञ। लेकिन सबसे पहले चर्चा आपके साथ अजय अरोड़ा साहब। तो ओपीएस आप लोगों के लिए सियासी हथियार में तब्दील हो चुका है कि नहीं? देखिए, आप सियासी हथियार बोले या देश की जरूरत बोले, हम तो देश की जरूरत, जो देश के सरकारी कर्मचारी हैं उनको, उनके लिए हम बात करना चाहते हैं। और पहले भी बात रखी ओपीएस की, हमने हिमाचल पे भी बात की, सब जगह बात की। देश की जरूरत तभी समझ में आई जब आप विपक्ष में आए, केंद्र में बात कर रहा हूं। जी जी, है ना सर? जब सत्ता में थे तब तो ये जरूरत नहीं थी, तब तो आपको रेवड़ी लगती थी, क्योंकि मनमोहन सिंह जी की सरकार में यही कहा जाता था।
प्लीज कंटिन्यू। देखिए तिलक जी, आपकी बात बिल्कुल तर्क के साथ है, लेकिन समय की मांग, समय की आवश्यकता, किस समय क्या डिलीवरी देनी है, जैसे आप डिबेट करते हो, किस समय कौन सा प्रश्न पूछना है, किस मुद्दे पे पूछना है, तो मुझे लगता है कि अब देश की आवश्यकता है और समय अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं और मांगे बनती हैं और मांगे छोड़ी भी जाती हैं। जिस प्रकार से देश की आवाम, देश के हमारे अनुभवी लोग, बुद्धिजीवी लोग जो बात करते हैं, तो समय अनुसार सभी बातें होती हैं और इसमें कोई राजनीति नहीं है। मैं इसे अन्यथा ना ले तिलक जी, राजनीति नहीं है, ये समय की पुकार है, समय की पुकार है। अच्छा, राजनीति नहीं है तो अपने चुनावी घोषणा पत्र में आप क्यों कहते हैं कि देखिए हम आएंगे तो ओपीएस लागू कर देंगे? वो बिल्कुल ठीक, वो प्रश्न ठीक है, ताकि लोगों को तो पता लगे ना कि हम क्या करने जा रहे हैं। जो मैनिफेस्टो बनता है, हाँ। तो जो उस राज्य की जनता होती है, जब चुनाव होता है, वो समझते हैं इस बात को कि अगर कांग्रेस आती है, अगर कांग्रेस कोई वादा कर रही है, हाँ। कोई कमिटमेंट कर रही है, तो उसे पूरा उतरेगी। अच्छा। तो कमिटमेंट करनी पड़ती है। तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि राजस्थान में आपने जो वादा किया आप उस पर पूरा उतर रहे हैं? देखिए, हम तो राजस्थान हो, हिमाचल हो, छत्तीसगढ़ हो, मैं ये कह रहा हूँ कि हम केंद्र सरकार से डील करते हैं। और जहां तक आपने डिबेट शुरू की, तो आपने राजस्व की बात की, कितने हजार करोड़ यहाँ पे, कितने राजस्थान में, कितने छत्तीसगढ़ में, कितने पंजाब में, आपने डाटा दिए, बिल्कुल ठीक दिए। तो हमारी कहीं ना कहीं केंद्र से भी, जिस राज्य में हमारी सरकार है, और हम जनता और केंद्र सरकार के बीच में एक काम करेंगे, ब्रिज का, पुल का काम करेंगे। हम जनता की आवाज केंद्र सरकार तक करेंगे। और जहां तक आपको राज्य का सर वहां लागू वाकई में हो गई है। राजस्थान का आप जिक्र कर रहे हैं, पुरानी पेंशन लागू हो गई है। मैंने कहा लागू अभी नहीं हुई, हम प्रयासरत हैं। और सर 35,000 करोड़ रुपया राजस्थान के कर्मचारियों का है। बिल्कुल है कि नहीं सर? बिल्कुल। 17,000 करोड़ छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों का है, करीब 17,000 करोड़, और हिमाचल का 7,500 करोड़ है। आप देंगे कैसे ओपीएस, मुझे ये तो बताइए। बिल्कुल, मैंने क्या बोला है तिलक जी, हम आवाम और केंद्र सरकार के बीच में पुल का काम करेंगे। सर केंद्र सरकार मना कर चुकी है, वित्त मंत्रालय मना कर चुका है, आपके पास पैसा है नहीं, सरकारी कर्मचारी आसमान से टपके खजूर में अटके, क्या ये स्थिति पैदा नहीं कर दी आपने? तिलक जी, हम मांग करते रहेंगे और ऐसा नहीं सर ये हो गया कि मांग करते रहेंगे सरकार से, और सरकार इस पे चेतेगी जरूर। सरकार को भी इस पे आराम से समझना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। और हम एक कुशल विपक्ष हैं, और जिन राज्यों की, और जो बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां भी मांग उठी है, तो सरकार कोई ना कोई रास्ता निकालेगी, क्योंकि ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार है, हमारी सरकार ज्यादा राज्यों में नहीं है। तो उनके लिए भी गले में एक घंटी है कि वो भी इसका निवारण जरूर करेंगे, हमें उम्मीद है इस बात। अच्छा, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं एक बात समझना चाह रहा था। उदाहरण के तौर पे अजय अरोड़ा साहब, 2005 में एक सरकारी कर्मचारी की नौकरी शुरू हुई, 18 साल होने को आए, उसका पैसा अब न्यू पेंशन स्कीम के तहत तो अटक गया, ये दोबारा ओपीएस में आएगा या नहीं आएगा, या एनपीएस में रहेगा? आखिरी सैलरी से जो सरकारी कर्मचारी है उसका आधा उसको जो है पुरानी पेंशन के तहत मिलेगा, नहीं मिलेगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं, इस पर भी अभी तक संशय बना हुआ है, और आप कह रहे कि नहीं हमने लागू कर दिया है। नहीं, मैंने लागू की बात नहीं की। हाँ। हमने कहा हमारा प्रयास जारी है तिलक जी, हमने कहा प्रयास जारी है, हमारी मांग जारी है। जहां तक आपने जब उदाहरण दिया कि एक ही नौकरी चलेगी, से छोड़ दी, तो वो किस स्थिति में आएगा, उसको इसकी कितनी ओल्ड पेंशन मिलेगी, नहीं मिलेगी, उसके अंतर्गत आता नहीं आता। मैं तो कहता हूँ कि एक ज्वाइंट बने, सरकार और विपक्षी कमेटी बने, इस पे चर्चा करे, खुले मन से चर्चा करें और रास्ता निकाले कि अगर जिस कर्मचारी की आप बात कर रहे हो कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत आता है, क्या उसको उसका लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये छोटा रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, बताएं सर, कैसे हैं आप? बढ़िया है, नमस्कार सर। ये ओपीएस का मसला जो है वो गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है जी, और कांग्रेस हर मंच पर इस मुद्दे को बुनाने में जुटी हुई है। हाँ। आपने भी पंजाब में इसे लागू करने का वादा किया और दावा भी किया,
ये पीएफआरडीए पैसा देगा नहीं तो ये सर लागू कैसे होगा, जरा प्लीज मार्गदर्शन कर पाए। देखिए, ऐसा है कि ये जो स्कीम लागू हुई थी इसकी अपनी शर्तें थी। हाँ। हमारा ये कहना है कि अब जिन एम्प्लॉइज पे इसको लागू किया गया था उन्होंने इसमें कुछ दिन तक पार्टिसिपेट किया, लेकिन उन्होंने वास्तव में ये देखा कर्मचारियों ने कि जो फायदे उन्हें बताए गए थे वो फायदे उनको इस स्कीम में नहीं मिल रहे। पेंशन का सीधा सा मतलब है कि बुढ़ापे में आपका सहारा, जब आप कोई और काम करने के लायक ना बचे तब आपका सहारा। और हेलो, जी जी सर सुन रहा हूं मैं हाँ, आपको। और जब ये बात है कि पीएफआरडीए अपना पेंशन फंड शेयर मार्केट में डालेगा तो वो पैसा बन जाता है रिस्की। अब जैसे आजकल आपने देखा शेयर मार्केट एकदम डूबा हुआ था तो एलआईसी का पैसा भी घाटे में गया, इसी तरह से पेंशन वालों का ही नहीं पैसा सर, घाटे जब में फायदा जाएगा। होता है तो फायदा भी होता है ना। जी बिल्कुल मान रहा हूं आपकी हाँ, बात। तो फिर वो लेकिन बिल्कुल बिल्कुल मान रहा हूं सर, वो बाजार पर लेकिन- निर्भर है। लेकिन बिल्कुल। रमेश मोहन श्रीवास्तव, ये प्रक्रिया तो सपना तो अटल सरकार में देखा गया, लागू मनमोहन सरकार में हुआ। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, मैं 2 लाइन का एग्जांपल दूंगा। जी। किसी बिल लाया गया, बड़े फायदे गिनाए गए, 1 साल बाद जो सरकार लाई थी उसी ने वापस कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि कोई नीति एक बार, ये नीति ही तो है, एक नीति एक बार लागू कर दी गई तो फिर उसके गुण दोष पर कोई विचार नहीं होगा। अब उसके गुण दोष पर विचार करिए, और अगर लगता है कि नहीं पहले वाली स्कीम ज्यादा बढ़िया थी, जो कि थी वास्तव में थी, तो उसको लागू करिए। जहां तक पेंशन फंड के पैसे की बात है कि जो पीएफआरडीए के पास पड़ा हुआ है, जिन शर्तों के तहत वो उनके पास गया था, जिन शर्तों के तहत उसको उस कर्मचारी को वापस मिलना था, जब वो कर्मचारी न्यू पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम में आ गया तो उन शर्तों के तहत उसका पैसा उसको वापस कर दीजिए, और अब वो ओल्ड पेंशन स्कीम में आ गया। रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, सर जी। उदाहरण के तौर पर पंजाब पर 3,85,000 करोड़ का कर्ज है। जी कर्ज है 3,85,000 करोड़ का। आप तो कहेंगे कि हमारा तो कोई लेना देना नहीं, हम तो अभी सत्ता में आए हैं। हम्म लेकिन पुरानी पेंशन व्यवस्था अगर लागू कर रहे हैं आप, तो ये कर्जा जी। तो और बढ़ेगा ना सर, कि नहीं बढ़ेगा? यानी आप देखिए- कर्ज लेकर घी पीने की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं। इस बार अभी 3 दिन पहले पंजाब का बजट पेश हुआ है, आपने देखा? जी। हमारा रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा बढ़ा है। देखिए साहब, किसी भी सरकार में पैसे की कमी नहीं होती, नीयत की कमी होती है। अच्छा। आप ईमानदारी से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करिए। जैसे दिल्ली का बजट हमने सरप्लस करके दिखाया है, मैं यही आपको कहता हूं सर पहले भी सरप्लस था वो। पंजाब का बजट भी हम आपको सरप्लस करके नहीं दिखाएंगे। पहले भी उसका- सरप्लस था। उसका घाटा, हम पंजाब का घाटा भी कम करेंगे और बेहतर फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी करेंगे। आप इत्तेफाक अभी- रखते हैं अजय अरोड़ा साहब, वो आप बार बार रमेश मोहन श्रीवास्तव जी एप्पल से एप्पल को कंपेयर करिए ना। आप कह रहे हैं कि ऑरेंज को एप्पल से कंपेयर करिए, ये कैसे संभव हो सकता है? आप देखिए, बार बार ऐसा है। दिल्ली का उदाहरण देते, दिल्ली सरप्लस बजट कर नहीं था। एक बात बताइए, इस देश में एक केंद्रीय सरकार आ गई, एक गुजरात राज्य का एग्जाम्पल देते हुए, जिसके पास जो मॉडल रहेगा वो उसी मॉडल को जनता के सामने रखेगा ना। सर मैं हमारे आपकी सामने बात समझ दिल्ली रहा का- हूं, लेकिन आप जिस मॉडल का जिक्र करते हुए इतरा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हमने ही सारी व्यवस्था को बदल दिया। दिल्ली में पहले ही व्यवस्था थी। सर आप ये बताओ, पिछले 70 वर्षों में पंजाब में हम सत्ता में नहीं थे, कभी नहीं थे। अब हम आए हैं, अभी 1 साल हुआ है। 1 साल के बजट में पिछले वर्ष के मुकाबले रेवेन्यू बढ़ गया, तो ये कहां से बढ़ गया? अजय अरोड़ा साहब रिएक्ट करना चाह रहे हैं। अरोड़ा साहब जल्दी से, फिर मेरे को ब्रेक लेना है। देखिए, आपने प्रश्न किया, उधार का बात की कि राज्य घाटे में चल रहे हैं और एप्पल ऑरेंज का एग्जाम्पल दिया। बिल्कुल, बिना केंद्र सरकार की मदद के हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी शासित राज्य हैं या नहीं हैं, देश के जितने भी राज्य हैं सरकार को मदद करनी पड़ेगी, उसे पहल करनी पड़ेगी। उसको ओल्ड पेंशन स्कीम या जो भी नए नियम बनाने हैं जिससे पेंशन जिनको मिलती है उनको लाभ मिल सके। बिल्कुल, जब बंदा वृद्ध होता है या उसकी नौकरी खत्म हो जाती है या उसकी उम्र हो जाती है तो पेंशन के सहारे ही वो जीवित रहता है, पेंशन और सरकारी फैसिलिटी। तो हमारा ये मानना है कि सरकार कदम उठाए, और सरकार से हम अपील करते हैं, आप तिलक जी आपके माध्यम से भी अपील करते हैं, और बड़ी ईमानदारी के साथ देंगे। सरकार हमें साथ उठाए
हम सुझाव ठीक, देंगे। एक ब्रेक ले रहे सरकार हैं, अपने एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार यही सवाल होगा ओपीएस को लेकर, क्या ओपीएस गले की फांस या फिर एक बड़ा मुद्दा 2024 के लिहाज। एक छोटा सा ब्रेक लेना, जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो पुरानी पेंशन नई टेंशन, आज सवाल इसी बात को लेकर कि क्या ओपीएस 2024 के लिहाज से एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें कि कैप्टन भदौरिया साहब भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। कैप्टन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। कैप्टन साहब, ब्रेक से पहले अजय अरोड़ा साहब एक बात कह रहे थे, यानी कि कांग्रेस कह रही है कि केंद्र के सहयोग के बिना ओपीएस लागू करना असंभव है और हम चाहते हैं, केंद्र नहीं चाहता। आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया। क्योंकि आपने देखा होगा कि केंद्र ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, मगर कांग्रेस वो काम करती है जो हो नहीं सकता। सिर्फ इन्हें वादे करना है चुनाव को देखते हुए। इसी तरह के वादे इन्होंने हिमाचल में करके वहां सरकार तो बना ली, मगर वहां अभी लागू नहीं कर पाए हैं। राजस्थान में भी ये कह रहे थे हम ये करेंगे, वहां भी कर नहीं पाए। तो इन पार्टियों का सिर्फ मॉडल ये बन गया है कि किस तरह से चुनाव जीते जाए, उसमें कितना भी झूठ बोलना पड़े बोल दो। जैसे केजरीवाल सरकार है दिल्ली में, बहुत सारे वादे किए थे कि हम दिल्ली में ये दे देंगे वो दे देंगे। आज क्या दे रहे दिल्ली में? आज दिल्ली में सड़कें टूटी पड़ी है, पीने को दिल्ली में पानी नहीं है, दिल्ली में अच्छी आबो हवा नहीं है, पॉल्यूशन साफ कर नहीं पाए। आज केजरीवाल के जितने मंत्री वो कह रहे हैं हमने पंजाब में लागू कर दिया, बंद है। जी पंजाब में ओपीएस। पंजाब में तो ये कहां से कर पाएंगे? पंजाब में तो इतना इनकी सरकार के ऊपर कर्जा है, तो कर्जे से ही डूबे पड़े हैं। तो ये ओपीएस कहां से बना के दे देंगे? हाँ, झूठे लोग वहां में वादे केजरीवाल भी बहुत अच्छे कर लेते हैं, इसमें केजरीवाल भी बाहर है। आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो ये वादे करके आए थे, तो इन्होंने कहा था कि आते ही सरकार में हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे और लोकपाल लेके आएंगे। आज लोकपाल उनके एजेंडे में नहीं है, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा इनके मंत्री कर रहे हैं। ठीक, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर अजय अरोड़ा साहब आपके पास आ रहा हूं। बोलिए रमेश जी। देखिए, कप्तान साहब रिटायर हो गए हैं, और मैं सलाह दूंगा कि बादाम खाया करे, याददाश्त तेज रहेगी। वो कह रहे हैं पंजाब के ऊपर इतना कर्जा ये कहां से लागू कर देंगे। अरे हुजूर, लागू हो गई। नवंबर में इसको कैबिनेट ने पास किया, 28 जनवरी 2023 को इसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन गया कि किसको कितना मिलेगा। आप रोके रहिए कि कितना घाटा है, कितना लोन है। लोन भी हम पूरा कर रहे हैं। आप ये बता दीजिए, अगर हमारा सैलरी तो दे दी, अगर हमारा बीच में मत टोकिए, ये बमबारी करने की आदत सेना में थी, अभी यहाँ डिबेट में है। अगर हमारी वित्तीय हालत ठीक नहीं होती तो हम हर महीने तनख्वाह भी दे ही रहे हैं ना लोगों को, और हम पुरानी पेंशन स्कीम भी लागू कर रहे हैं और कर्जे का ब्याज भी भर रहे हैं। एक कर्जे की इंस्टॉलमेंट तो चूके नहीं है, डिफॉल्ट नहीं है कर्जे का। इसलिए हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बढ़िया है। और आप देखेंगे बजट, अगर आपने देखा हो पंजाब का, तो पिछले साल से रेवेन्यू 17 है। कैप्टन साहब, क्विक रिएक्शन, फिर अजय अरोड़ा जी आपके पास आ रहा हूं। हाँ, रमेश जी जो कह रहे हैं, तो इनके नेता भी यही बात कहते हैं करके, केजरीवाल जी भी उसी तरह की बातें कहते हैं, मगर जो कहते हैं वो करते नहीं है। वो पूरी आज दिल्ली जान रही है कि दिल्ली में क्या क्या इन्होंने कहा था। क्या गंगा साफ कर पाए रमेश जी? आपने कहा था कि गंगा साफ कर देंगे, कितने हजार करोड़ मिला आपको बजट गंगा सफाई के लिए मिला है, मगर आज गंगा की स्थिति क्या है? 10 से 72 कर दी आपने। दिल्ली की स्थिति क्या है? 10 से 72 है। दिल्ली में रोडें टूटी पड़ी है। आप क्या बताइए, दिल्ली देश की राजधानी है, मगर आपने हालत ये बना दी है तो ये ग्रामीण गाँव खेड़ा है। पानी पीने का आप दे नहीं पा रहे हो, अच्छा प्रशासन दे नहीं पा रहे, आप देने भी चाहते, क्योंकि आपके सारे नेता तो जेल में जा रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। मनीष सिसोदिया को जिनको अवार्ड दे रहे हैं केजरीवाल जी, आज उनसे देख लिया, ईडी ने भी शिकंजा कर दिया है। अभी एक और आने वाली है। नहीं, विषय ओपीएस है, विषय ओपीएस है। एक मिनट कैप्टन साहब, फंडिंग में कैप्टन साहब, एक मिनट कैप्टन साहब, प्लीज एक मिनट।
अभी वो जेल और है भ्रष्टाचार और ये तमाम मुद्दे अभी वो थोड़ा सा, हाँ, फिजियोथेरेपिस्ट, रेपिस्ट, वो सब एक अलग विषय है। मैं एक बात भदौरिया साहब आपसे जानना चाह रहा था, कैप्टन साहब, ये ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम रेवड़ी है कि नहीं? बिल्कुल रेवड़ी है, रेवड़ी है। ये देखो, ये दो बात कर रहे हैं जो होने लायक नहीं है। हाँ, आज सरकार के पास उतना बजट नहीं है, क्योंकि केंद्र के प्रांत के सबको जब पूरे कर्मचारियों को मिला लेंगे, जो रिटायर्ड कर्मचारी, मैं भी एक रिटायर्ड कर्मचारी हूँ, मैं भी आर्मी का रिटायर्ड कैप्टन हूँ, तो मैं भी इन चीजों को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, मगर ये गलत है। कर्नाटक की टीम, मैं एक सेकंड, आपने कहा एक मिनट सर, एक मिनट कैप्टन साहब, मैं एक अखबार की कटिंग में देख रहा था और मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से, वो दरअसल अखबार की कटिंग्स ऐसी कई अखबारों में छपा हुआ है कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर स्टडी कराएगी भाजपा, राजस्थान जाएगी टीम, और बकायदा ये टीम जो है वो कर्नाटक की टीम है जो राजस्थान जा सकती है। वहां विधानसभा चुनाव है और उससे पहले आप ही के नेता चाह रहे हैं और बकायदा राजस्थान टीम जा रही है, ये अखबारों की सुर्खियां हैं और आप कह रहे हैं ये रेवड़ी है। जी, मैं आपको उप मुख्यमंत्री ने कहा था, क्या इन्होंने वहां कर दी? अगर रेवड़ी नहीं है तो इनमें हो रही है, क्या समझ रहे हैं? हिमाचल में जब चुनाव जीत के आए थे, यही ओल्ड पेंशन को ही लेते, मगर अभी तक लागू नहीं कर पाए हैं। बताए क्या सर हरियाणा, सर कैप्टन साहब हरियाणा में ये मांग पहले ही उठ रही थी। कैप्टन साहब, हरियाणा में ये मांग पहले ही उठ रही थी, उसके बाद खबर महाराष्ट्र से आई, वहां के कर्मचारी नाराज होकर हड़ताल की बात कर रहे हैं। अब खबर मध्य प्रदेश से आई, जहां पर आप ही के नेता गौरी शंकर बिसेन साहब विधायक हैं, वो ये मांग कर रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की। कर्नाटक में भी आपके मंजूनाथ विधायक हैं, वो भी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं। आपके सहयोगी पहले तो शिंदे साहब ही थे महाराष्ट्र में, और हरियाणा में जो है चौटाला साहब, वो भी ये मांग कर रहे हैं। तो फिर ये क्या, ये अलग हैं और आप अलग हैं? नहीं, अलग नहीं है, सबके अपने अपने विचार हैं। अगर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए तो ठीक है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि ये रेवड़ी है। वो भी एक राजनीतिक पार्टियां हैं और फिर विचार अपने सबको रखने का अधिकार है। तो अजय अरोड़ा साहब, ये रेवड़ी क्यों बांट रहे हैं आप? कैप्टन साहब तो कह रहे हैं रेवड़ी है। तो इसका मतलब कि यहाँ जो कैप्टन साहब कह रहे हैं वो उनका व्यक्तिगत विचार है, भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे वो। मैं उत्तर देना चाहूंगा तिलक जी। नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं कैप्टन साहब, मगर आप लोग जिस रास्ते पे चल रहे हैं सर, आप जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, तो ये अब जनता समझ चुकी है कि जब चुनाव के ही टाइम आप ये शुरू का क्यों लेके आते हैं? चुनाव से पहले आप इसके ऊपर बात करिए ना, आप सदन में बहस करें ना इसके ऊपर, क्यों बात जाते हैं सदन? कैप्टन साहब बात तो सही कर रहे हैं ना अरोड़ा साहब, आप लोग सत्ता में आते हैं तब आप कहते हैं कि नहीं नहीं ये बोझ बढ़ा देगा मसला केंद्र में, और फिर जैसे राज्यों में आते हैं तो कहते हैं कि नहीं हम तो ओपीएस लागू करेंगे। नहीं त्रिशूल जी, मेरा कहने का है कि अगर इस पर चर्चा करना है तो सदन में करिए ना। नहीं कैप्टन साहब, आपकी बात ही लेकर जा रहा हूं। कैप्टन साहब आप ही की बात लेकर जा रहा हूं, वैलिड बात उठाइए आपने। अरोड़ा साहब जवाब दीजिए प्लीज। देखिए, कैप्टन साहब ने जो बात की, दो तरफा बात की। पहले तो मैं इनसे प्रश्न करूंगा, छोटा सा, कैप्टन साहब मेरे बड़े भाई हैं, इनका मैं बहुत सम्मान करता हूं। छोड़ दे कि भाजपा के प्रवक्ता हैं, एक पूर्व सैनिक हैं, क्या ओल्ड पेंशन स्कीम के आप पर्सनल कह रहा हूं, मैं पार्टी की लाइन नहीं बोल रहा, आप इसके हक में है या नहीं है? पहली बात। दूसरी बात, जब तिलक जी आपने कहा कि जब राज्यों में जाते हैं तो भाषा बदल जाती है, तो जब ये राज्य में जाते हैं, जो उनकी लाइन चलती है, वो पटरी जिस ट्रैक पे चल रहे होते हैं, ये दूसरी पटरी की लाइन पे आ जाते हैं। तो इनको एक बात रखनी चाहिए, कैप्टन साहब को कहना चाहिए हाँ या ना, ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए लागू। इस पे चर्चा का विषय, किस पे कितना कर्जा, वो बात की बात देखी जाएगी। क्या अगर सभी राज्य मानते हैं, क्यों बीजेपी झांसी क्यों अरोड़ा साहब बाद में क्यों देखा जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे
सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों में से एक रहे देश के प्रधानमंत्री, वो बताते तो कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। बिल्कुल, मैंने तिलक जी जब कैप्टन साहब नहीं आए थे तो मैंने कहा समय की आवश्यकता होती है, रोड बनती है। अच्छा, तो आप डॉक्टर मनमोहन सिंह से बड़े अर्थशास्त्री हैं। नहीं, समय देखिए, आज इस बात को नहीं तो समय क्या बदला, मैं वही तो जानना चाह रहा हूं सर। इतने वर्ष हो गए, जब हमें लगा, आभास हुआ कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए, जब भी तो चर्चा में बात आई। ये शुरुआत की किसने? ये चर्चा की शुरुआत हमने तो की, चाहे हिमाचल हो। मैं मान गया इनके कैप्टन साहब की बात कि हिमाचल में हमने शुरुआत की, तो हम सरकार से अपील कर, मतलब केजरीवाल को क्रेडिट नहीं देंगे आप? देखिए, मैं कह रहा हूं कि जो सरकार जो जिस राज्य में है, अगर वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करती है, मैं किसी पार्टी ठीक, कैप्टन साहब जवाब देना चाह रहे, फिर आ रहा हूं रमेश मोहन श्रीवास्तव जी। प्रसून जी, मैं ये कहना चाहूंगा, इनकी 10 साल सरकार केंद्र में रही और उस टाइम प्रदेशों में भी ज्यादा थी, तो उस टाइम ये बिल लेके नहीं आए और ना ही इन्होंने ये बात उठाई। पहले तो उठा सकते थे, आपके बड़े अर्थशास्त्री जो है ना, प्रधानमंत्री थे माननीय मनमोहन सिंह जी और राहुल जी, एक जो अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे भी जाके बात करते हैं, तो इतने आपको बुद्धिजीवी नेता थे, उसका ये चर्चा क्यों नहीं करी? आज ही चर्चा आपको याद क्यों आ रही है? क्योंकि आपको 5-6 राज्यों में चुनाव नजर आ रहे हैं, इसलिए ये बात आ रही है। और फिर आपने हिमाचल में भी कहा था यही, हिमाचल में आप लागू अभी तक नहीं कर पाए। यही वजह रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, जो बात कैप्टन साहब कह रहे हैं। कर रही है, अरे जमाना लग चुका है, जनता नकार चुकी है। जल्दी से अरोड़ा साहब, मैं 30 सेकंड में, जो कर्नाटक की गाड़ी में लोग थे या फ्लाइट में जो राजस्थान जा रहे हैं, मेरा सीधा सवाल है ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, क्या कैप्टन साहब वो जाएंगे या नहीं जाएंगे? मुझे इतना बता दें बस। आप तो बीजेपी के नेता हो, मुझे बता दीजिए हमें, ताकि सूचना मिल जाए। कर्नाटका की जो ट्रेन है, जो हवाई जहाज है, वो जा रहा है राजस्थान या नहीं? विचार करना सबका, जब आप विचार कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं? विचार करके देखेंगे उसमें क्या कमी पेशी आए, उसका अगर लागू करने में क्या कठिनाई आ रही है, नहीं आ रही तो जरूर करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सरकार से बात करो, केंद्र सरकार से बात करो। अगर ऐसी शंका उठ रही है, जैसे आपने बोला कि बात कर सकते हैं, तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए हम हाथ मिलाने को तैयार हैं, जनता के लिए, देश की जनता के लिए, देश के पेंशन होल्डर के लिए हम तैयार हैं। जनाब, आप पहले हिमाचल में करते हैं जहां आपने ओल्ड पेंशन के नाम से चुनाव जीता था, आप करके दिखाएं। आप लेट जुड़े, तिलक जी ने कहा है। अपने नेता राहुल गांधी को कहिए कि सदन में चर्चा करें, भागते क्यों है? अच्छा, हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, हम आपसे राजस्व की मांग करते हैं, हम आपसे फंड मांगते हैं, हम आपसे कहते हैं कि हमारी चर्चा कर नहीं पाते। कैप्टन साहब, हमारे राज्य को, हमारे कैप्टन साहब, हमारे राज्य को जन की आवश्यकता है, हमारे राज्य को राजस्व की आवश्यकता है, हमें राज्य को आप केंद्र सरकार से थोड़े से पैसे हमारी पार्टी को गाली दीजिए, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी से सवाल पूछिए, मगर ऐसा कार्य मत करिए जिससे आप देश की बेइज्जती कर रहे हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे क्या कहते हैं जाके कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत में संविधान खत्म हो चुका है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप लोग कह रहे हैं, आप अपने जो एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे हैं। नहीं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, बिल्कुल सत्य है। मैं कहता हूँ कि आप लोगों को जनता ने जिस तरह के बला के साथ किया है, बिल्कुल सत्य है, आप अपनी जगह सही आए हो। पर यही कोई आ गई थी, ये भी नहीं आएंगी। ठीक, एक मिनट अरोड़ा साहब, एक मिनट। इनसे बोलो गूगल खोलने में कि नहीं सूचना दूंगा। नहीं, गूगल मत खोलिए अभी, गूगल देवता नहीं, गूगल देवता नहीं। एक मिनट बताना चाहता हूँ, एक मिनट। अंजनी सर हमारे साथ जुड़ गए। अंजनी जी कैसे हैं आप? अंजनी जी, ये ओपीएस का मसला गंभीर होता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में खबर यह है कि कर्मचारी हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे चुके हैं। हिमाचल के बाद जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां वहां विपक्ष कह रहा है ओपीएस लागू करेंगे, वोट हमें दे दो। और दूसरी तरफ हरियाणा एक टेंशन बनी हुई है, कर्नाटक में चुनाव है, इन्हीं के विधायक मांग कर एक टीम जा रही है राजस्थान। क्या ओपीएस एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? ऐसा है कि ओपीएस वर्सेज एनपीएस का जो मुद्दा ये उछाला जा रहा है,
जब ओपीएस खत्म किया गया 2004 में, 2004 के बाद क्या लगातार बीजेपी की सरकार है? बहुत सारी सरकारें आई बनी, और डेमोक्रेसी की एक डिफिनेशन है, डेमोक्रेसी टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। और उस लोकतंत्र में ये हर व्यक्ति का अधिकार है अपनी आवाज उठाने का, अपनी हक उठाने का। तो जितने भी लोग विपक्षी मांग कर रहे हैं कि अब 2004 के बाद कंटिन्यूअस बीजेपी की गवर्नमेंट रही, और यदि नहीं रही तो वे कहाँ सोए थे अब तक? एक बात, एक पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात ये कर रहा हूँ, प्लीज कैप्टन साहब का फ्रेम सही करिए जी। ओपीएस का ये आधार था कि जो भी कर्मचारी जब अवकाश ग्रहण करेगा तो उसका जो वेतनमान है, आहरित वेतनमान का आधा 50% उसको दिया जाएगा। बाद में एमपीएस में बदलाव आया कि साहब 10% जो है वो इम्प्लॉय देगा और प्लस 14% गवर्नमेंट देगी, बाकी जो विपणन की और संस्थाएं हैं उनसे, उनके द्वारा करार अंचल से, जो भी मतलब कर से या और किसी माध्यम से उनको पेंशन दिया जाएगा। बात ये नहीं है, मुद्दा ये नहीं है कि एमपीएस अच्छा है कि ओपीएस अच्छा है। भाई सबको पेंशन मिलनी चाहिए। कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन के एक लंबा काल अपनी सेवा देता है तो उसको पेंशन मिलनी चाहिए। ओपीएस पेंशन सबसे बेहतर है, निर्धारित है, नियमित है, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन आखिर विपक्ष 2004 के बाद अब तक कहाँ रहा? क्या 2004 के बाद माननीय अटल जी के ओपीएस खत्म करने के बाद क्या अब तक लगातार बीजेपी गवर्नमेंट रही? इसका हमको जवाब मिलना चाहिए। जवाब दीजिए अरोड़ा जी, बात तो सही कह रहे हैं अंजनी जी। आप संगठित, आप सिर्फ चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, चुनावी हथियार के रूप में। मनमोहन सिंह ने इसे लागू किया। गवर्नमेंट पर अपना दबाव बनाइए, लेकिन गवर्नमेंट पर दबाव बनाए कौन? जल्दी से प्लीज बना पाएंगे अरोड़ा साहब। नहीं, आपसे प्रश्न पूछा जाता है, आप हर वक्त दूसरे से प्रश्न क्यों पूछते हैं सर? ओपीएस बना, सत्ता की मेज पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है अरोड़ा साहब, आप दूसरे से पूछने लगते हैं। नौकरी पेशा लोगों के कर रही है। सटपड़ा के लिए भट्टा बिठा रहे हैं आप, कुल मिलाकर अंजनी जी ये कह रहे हैं। जवाब दीजिए प्लीज जल्दी से, फिर रमेश जी आपके पास आ रहा हूं। मीडिया को इस बात को दिखाना चाहिए कि आखिर हम किन मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा मुद्दा क्या है? विधायक अगर चाहे भी विधायक बना तो पेंशन पा जाएगा, लेकिन प्लीज जल्दी से अरोड़ा साहब। मोटी बात कीजिए। दूसरी बात, अगर संगठन की बात बड़ी से बड़ी तानाशाही खत्म करने के लिए, वो लोकतंत्र को नेता प्रवक्ता बड़ी से बड़ी तानाशाही खत्म करने के लिए विपक्ष हमेशा हावी रहता है। लेकिन विपक्ष में आखिर क्या ऐसी कमजोरी है कि जो खाली मुद्दे मीडिया तक होकर रह जा रहे हैं, ये मुद्दे प्रधानमंत्री तक अपने लोग बात नहीं पहुंचा रहे हैं? जी यही कहना था। आप आगे बताएं, कोई और प्रश्न हो तो। धन्यवाद। मैं तो आपने सारे प्रवक्ता, सारे नेता फेल कर दिए भाई साहब। आप अच्छे अर्थशास्त्री हैं। मेरा ये तिलक जी कहना ये है, जब जागे जब सवेरा। हम सरकार से, अभी तो चुनाव में टाइम है, हम सरकार नहीं, जब विपक्ष में होते तभी क्यों जागते हो? वही तो कह रहे हैं जी। मैंने क्या बोला? एक हाथ हम बढ़ाते हैं, एक हाथ देश के प्रधानमंत्री बनाए, हम मिलके लागू करते हैं। अब इस बात की बात नहीं है, और इन्होंने तो कह दिया है, जो मुझसे पहले बोले थे, नाम भूल गया इनका। मनमोहन सरकार में बोला गया था ये एक रेवड़ी की तरह है, जितना बांटोगे देश का भट्टा बैठेगा। देखिए मैंने कहा पी चिदम्बरम जी उस समय वित्त मंत्री थे, आप उनसे बड़े हैं तो बताइए। एग्रीड। आपकी हर एक चीज ठीक है। मैं कहता हूँ समय की पुकार, समय की आवश्यकता। और जैसे कैप्टन साहब ने बात की, मैं कैप्टन साहब की बात को भी, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, कैप्टन साहब ने बोला कि हम जिस राज्य में देखेंगे सलाह करेंगे, थोड़ा थोड़ा झुके हैं। ये देखिए, अभी डिबेट में उन्होंने कहा कि जहां जहां हमें आवश्यकता होगी चर्चा करेंगे। जब चर्चा होगी तिलक जी तो नतीजे भी आएंगे। हम नतीजों की प्रतीक्षा में हैं। रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, क्विक रिएक्शन, जो बात अंजलि जी कह रहे हैं उस पर रिएक्ट करिए, फिर उसके बाद भदौरिया साहब आपके पास आ रहा हूँ। कैप्टन साहब जी देखिए, जो ये विश्लेषक साहब ने कहा, मुझे इनकी बात का एक्सट्रैक्ट ये लगा, समरी ये लगी कि ओल्ड पेंशन स्कीम बेटर थी। जहां तक ये कह रहे विपक्ष अब तक सोया हुआ था, कहाँ था, गायब था, उसमें इनकी निराशा झलक रही है कि इस मुद्दे को पहले उठाया जाना चाहिए था और बहुत देर में उठाया जा रहा है। तो कोई बात नहीं, मुद्दा उठ रहा है ना, कभी भी उठ रहा है। जनता की भलाई होने का काम तो हो रहा है ना, विचार तो हो रहा है ना। बस वही लोकतंत्र में पार्टियों को करना होता है कि जनता की आवाज सुननी होती है और उसके अनुसार अपनी नीतियां बनानी होती हैं। वही हम कर रहे हैं।
जिसकी उम्मीद भाजपा से आप नहीं कर सकते, हाँ उसकी उम्मीद आप, जनता की भलाई की उम्मीद आप भाजपा से मत कीजिएगा। उद्योगपतियों के 13 लाख करोड़ रुपए माफ हो गए, उसकी उम्मीद आप कर सकते भाजपा से, लेकिन अच्छा। जनता की, आम जनता की भलाई की उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि उसको तो उन्होंने ये कह रखा है कि देश की 80% जनता को फ्री फंड का राशन दे रहे हैं। ये शब्द इनके सांसद ने लोकसभा में प्रयोग किया था, फ्री फंड का, जैसे लगा अपने घर से दे रहे हैं, सौगात दे रहे हैं इसी देश के किसानों का। नहीं तो आप भी तो कहते हैं ना फ्री में बिजली दे रहे हैं, फ्री में हम जो है पानी दे रहे हैं, आप भी तो कहते हैं ना जोर से, पहले फ्री बोलते हैं फ्री और फिर उसके बाद कहते हैं कि ये भी दे रहे हैं हम। दोनों में तो फ्री तो आप भी बोलते हैं ना सर, वो क्या होता है, वो सौगात नहीं होती क्या? जी जी जी, दोनों में एक फर्क है। हम जो बिजली या हम जो पानी की बात कर रहे हैं वो जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, प्लस तो सर खाना मूलभूत आवश्यकता नहीं है, आपने मेरे को नया ज्ञान दे दिया। मैं आ रहा हूं, तो आप बोलिए हम इसका विरोध करते हैं, मैं आपका नाम लेकर अभी चलाता हूं कि आप इसका विरोध कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी, आप बोलिए। आप सुन तो ले, आप पूरी बात सुने, हम उसको मिलिट्री सपोर्ट से सपोर्ट करते हैं। दूसरा, ये जो खाना दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे देश पे एहसान कर रहे हैं। तो सर आप भी दिल्ली में फ्री बिजली देते तो ऐसा करते थे, आप भी दिल्ली वालों पर एहसान कर रहे हैं। सुनिए, देश को, देश की गरीबी का ऐसा लगता है मजाक उड़ा रही है। बोलते 80% जनता को हम फ्री फंड का राशन दे रहे हैं। तो सर आप बिजली देंगे तो अच्छा है, अगर ये राशन देंगे तो बुरा है आपको। नहीं, उसके लिए ये सम्मानजनक भाषा का भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन नहीं, जनता के लिए सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा इनकी तरफ से। जनता के लिए फ्री फंड का दे रहे हैं। अरे वहां भी कह सकते थे सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई भूखा ना सोए। ओके ओके, एक मिनट कैप्टन साहब, कैप्टन साहब एक सेकंड, आप बार बार सवाल उठा रहे हैं। कैप्टन साहब मैं ये कह रहा हूं पेंशन वही जो कर्मचारियों के मन भाए, जी, पेंशन वही जो कर्मचारियों के मन भाए। आप कर्मचारियों से राय नहीं ले सकते थे क्या? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, विधायकों को अगर अपनी तनख्वाह बढ़ानी है, आप कह रहे हो कि भैया आपको यही दवाई खानी है, आपको यही दवाई खानी है, और कर्मचारी कह रहे हैं नहीं हमारी सेहत खराब हो जाएगी, हमें ना खानी ना, आप कह रहे हो हमारी कसम खाओगे तुम। वो ये कह रहे हैं कि भैया हमारी राय तो ले लो, हमें दवा खिला रहे हो, हम वेंटिलेटर पर हैं, आप कह रहे हो ना ये दवाई खाओगे, ये यही तुम्हारे लिए दुरुस्त है। अब विधायकों को अपनी तनख्वाह बढ़ानी है तो विधायक तय करेगा, सांसदों को अपनी तनख्वाह बढ़ानी है तो सांसद तय करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर अगर कर्मचारियों को अपनी तनख्वाह बढ़ानी है, ओपीएस चाहिए नहीं चाहिए, एनपीएस चाहिए नहीं चाहिए, तो एक कर्मचारियों के ऊपर छोड़ देते ना आप, कि नहीं सर? कैप्टन साहब गलत तो नहीं बोला? नहीं प्रसून जी, आपने जो कहा विचारणीय शब्द है, मगर मैं ये कहूंगा अगर कर्मचारी भी कहने लगे कि हम अपनी तनख्वाह बढ़ा लेंगे। सर ये किताबी नहीं है, ये हकीकत है। विधायक अपनी तनख्वाह खुद बढ़ाते हैं नहीं बढ़ाते? सांसद अपनी तनख्वाह खुद बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते? आप लोगों को कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब खुद तय करते हो, कोई और तय करता है? सर सरकार की तनख्वाह बढ़ाने आम जनता तो जाएगी नहीं, वो तो सरकार है, कानून वही बनाते, कानून वहीं से पास होता है। सर सरकार है, वही तो पूछ रहा हूं सर, आप सरकार है तो आप जो तय कर रहे हैं वो कम से कम कर्मचारियों से तो पूछ लीजिए कि ये दवा खा पाओगे कि नहीं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर कोई भी सरकार जो लाती है तो सरकार पहले उसका पूरा मशवरा करती है, मशवरा करके बाद ही फिर उसको वित्त कोष देखा जाता है कि वित्त कोष में कितना इसका फर्क पड़ेगा। सर आप कह रहे हैं ये रेवड़ी है, मुझे एक बात देख के ही होता है कैप्टन साहब, जुलूम नहीं होता है। और रही जैसे हमारे अभी रमेश जी कह रहे थे, हमारे बहुत पुराने साथी है, अक्सर हमारे साथ दिल्ली में बैठते हैं, केजरीवाल जी ने कितना अच्छा दिल्ली में किया है वो मालूम है। जो आज केंद्र का जो फ्री का ये राशन कह रहे हैं कि फ्री राशन, अरे इस राशन को केजरीवाल अच्छा कैसे बंटवा रहे हैं दिल्ली में कि ये राशन हम दे रहे हैं, जबकि राशन वो केंद्र दे रहा है, मगर ये कहते हैं कि ये राशन दे रहा है। इसमें भी इन्होंने एक चाल चली थी, मगर उसमें कबूल नहीं हो पाए। नहीं अभी राशन पे मत आइए सर, राशन से शासन भी मिल जाता है, वो हमने देखा। कैप्टन साहब आप मुझे घुमा रहे हैं, कैप्टन साहब आप मेरे सवाल को घुमा रहे हैं। कैप्टन साहब आप काबिल प्रवक्ता है, मुझे मालूम है। एक मिनट कैप्टन साहब, वक्त कम है, मैं इसलिए
बार बार सवाल भी दोहराऊं अच्छा लगता। मैं ये कह रहा हूं कि केंद्र कर्मचारियों की मांग ओपीएस, राज्य कर्मचारियों की मांग ओपीएस, बैंक कर्मचारियों की मांग ओपीएस, डॉक्टर्स की मांग ओपीएस, पुलिस की मांग ओपीएस, तो फिर ये मांग तो ओपीएस की उठ रही है ना। भी क्या है, मांग तो सभी उठाते हैं, मगर सरकार फिर उस पर विचार करती है कि किसको लागू कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते। क्योंकि महाराष्ट्र में क्या करोगे? महाराष्ट्र में तो देखना पड़ेगा उसके लिए। सर 3 करोड़ तो राज्य में ही सरकारी कर्मचारी हैं, 31 लाख केंद्र में है। आज जो पार्टियां मांग कर रही है 2004 से तो इन्हीं की सरकार थी। सर वो तो मैं सवाल पूछ रहा हूं ना, अरोड़ा साहब कह रहे हैं हमसे गलती हो गई, वो कह रहे हैं मनमोहन सिंह जी ने गलती कर दी थी, वो मान तो रहे हैं। देखो मैंने गलती गलती कर दी, हमने गलती नहीं की है। तिलक जी आपके हमारे पहले प्रधानमंत्री तिलक जी माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी जी फैसला करके गए थे। मुझे अच्छा कैप्टन साहब एक पॉलिटिकल बात करते हैं, क्योंकि आप लोग राजनीतिक दल हैं और हर फैसला राजनीति के हिसाब से होता है, ये तो है ही ना। अब ये तो है नहीं कि अब जैसे ये कहते हैं अरोड़ा साहब कि भैया हम तो निस्वार्थ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। अरे भाई निस्वार्थ कर रहे थे तो जाके सत्यनारायण की कथा करो हरिद्वार में बैठ के। राजनीतिक दल हो तो राजनीति करोगे ना आप लोग। आप कह रहे हो निस्वार्थ कर रहे थे, अब बताइए राजनीतिक दल तो राजनीति करेगा। एक मिनट कैप्टन साहब विशुद्ध सवाल। सर आपको मेरा नाम गलत बताया गया, मेरा नाम शायद कैप्टन साहब भूल गए। कैप्टन साहब मेरा नाम है तिलक चावला, नाम गलत बता दिया आपको। रिटायरमेंट के बाद कैप्टन साहब की याददाश्त कमजोर हो गई है। नहीं कैप्टन साहब की याददाश्त मजबूत है। आपकी चली गई होगी, हमारी नहीं चली गई है। अरे अच्छा एक बात कैप्टन साहब मुद्दे पे आते हैं ना जल्दी से। ये 3 करोड़ तो राज्य में सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक, 31 लाख केंद्र के सरकारी कर्मचारी हैं। आपको लगता नहीं कि पॉलिटिकली नुकसान हो जाएगा 24 में? अगर उस पर सरकार विचार कर रही है, अगर ऐसा कुछ होगा तो उसको विचार हो रहा है कि इससे क्या हो सकता है। क्योंकि ये जब लिया गया था तब उसमें नियम जो बनाए गए थे कि रिटायरमेंट में इतना पैसा मिलेगा, इतना इसमें मिलेगा, रिटायरमेंट का ये बेनिफिट होगा, तो बहुत सी चीजें उस टाइम ऐसी बनाई गई थी, उसको कैसे पलटा जाएगा भाई। नए नियम और पुराने नियम पुराने जो बनाए थे उस हिसाब रिटायरमेंट के हिसाब से बनाए थे। ये तो मैं भी रिटायरमेंट हूँ, मैं भी जानता हूँ कि उनका लाभ क्या है और नुकसान क्या है। कैप्टन साहब उसमें नुकसान है। कैप्टन साहब आप कह रहे हैं नुकसान ही नुकसान है, लेकिन राजनीति भी तो गजब है ना, राजनीति भी गजब है। अब आप कहेंगे क्यों? कैप्टन साहब आप जानते हैं सवाल कड़वा जरूर होता है लेकिन हकीकत होती है, क्योंकि मैं ये गूगल देवता की शरण में जाता ही नहीं। राजनीति गजब क्यों है? अपने बुढ़ापे के लिए पुरानी पेंशन योजना चलती रहे, अपने बुढ़ापे के लिए मतलब नेताओं के बुढ़ापे के लिए पुरानी पेंशन योजना चलती रहे, मगर कर्मचारियों की बात आए तो आर्थिक बोझ बढ़ जाए कि नहीं कैप्टन साहब? बिल्कुल नहीं कर्मचारियों का अधिकार है, जो बनता है बिल्कुल मिलता है। आपने देखा होगा कि वन रैंक वन पेंशन हमारी सरकार नहीं लेके आई है, कांग्रेस नहीं लाई थी। जो फर्कों से लटका हुआ था वन रैंक वन। सर आप तो एक सैनिक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी आप तो एक सैनिक हैं। मैं कभी भी सैनिक को पूर्व नहीं बोलता, कभी भी पूर्व नहीं बोलता, क्योंकि सैनिक ही है वो। जब तक देश के लिए है, इस देश की मिट्टी के लिए है, तभी मैं उसको पूर्व नहीं बोलता। अब मुझे एक बात बताइए, अगर सैनिकों को पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू नहीं मिले तो आप नाराज होंगे कि नहीं? एक सैनिक होने के नाते बोलिएगा। नहीं बिल्कुल सैनिक होने ही नाते कह रहा हूँ। हाँ बेनिफिट सब चाहते हैं कि हमें मिलना चाहिए, मतलब सरकार के ऊपर भी देखना चाहिए कि सरकार के ऊपर तो सर अपने ऊपर लागू करने के, मैं वही तो कह रहा हूं सर, आप अपने बुढ़ापे का हिसाब किताब कर लीजिए। अगर फिर आर्थिक बोझ की बात करते हैं वहां, राष्ट्र का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपने देखा है कि पाकिस्तान का क्या हाल है, श्रीलंका का हाल आप देख चुके हैं। सर आप कंपेयर क्यों करते हैं उनसे? उनको दिखा के क्यों डरा रहे हैं सर? सर हम अमृत काल में हैं, उनको देखकर मत डराइए हमें, हम अमृत काल में। कंपेयर मत करो, दुश्मन देश से कंपेयर मत करो हमारे को। कौन आप कह रहे हैं अरोड़ा साहब?
जी बिल्कुल, पाकिस्तान से कंपेयर नहीं करेंगे। हाँ, कहाँ राजा बोल, कहाँ गंगू तेली, आप पाकिस्तान से कंपेयर नहीं नहीं, कम से कम माना तो सही, मोदी राज में राजा हैं हम। एक सुनो, सेकंड, अभी तिलक जी, कैप्टन साहब ने बात रखी, अब मेरे को फाइनल कमेंट लेने दी ना कैप्टन साहब से। कैप्टन साहब ने एक बड़ी कहा आर्थिक बोझ। मैं देख रहा था कैप्टन साहब, 2014 में हमारे ऊपर कितना कर्ज था? 52 लाख करोड़, और अब कितना है सर? 147 लाख करोड़ का। जितना हमने देश आजाद होने के बाद 66 साल में नहीं लिया, उतना कर्ज हमने 8 साल में ले लिया, और आप कह रहे हैं आर्थिक बोझ बढ़ेगा। तो कर्ज लेकर घी कौन पी रहा है? हाँ, ये राजनीतिक पार्टियां हैं, जो इनका काम बन गया है कि जनता को जो है ना फ्री के लिए आपने भगा दिए पैसे ले लेके, झूठे वादे करके विजय माल्या, चौकसी, अडानी, चुनाव जीता, सारे भगा न दिए गंगा आप। साफ कर पाए, न दिल्ली में रोड दे पाए, देश न का पीने नुकसान का किया साफ पानी दे पाए दिल्ली में, न आपने दिल्ली में अपने अच्छा प्रशासन दे पाए, कॉर्पोरेट छात्रों का प्रशासन है, चंद न लोगों का फ्री पेट में भरा है आपने। इसी तरह से कांग्रेस की आपने हालत देश का आपने की पैसा बाहर भेजा तो है। सरकार बनाने के लिए बड़े बड़े वादे कर देते हैं। इन्होंने पिछले चुनाव में राजस्थान में कहा था कि किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। सर, 5 साल खत्म हो गए, आज तक अरे कर्जा आपने किसानों किसान को मार माफ नहीं किया दिए इन्होंने। कैप्टन साहब, सर, किसान मार दिया आपने। अरोड़ा साहब वक्त इजाजत नहीं दे रहा। अरोड़ा साहब एक पर्सनल सवाल पूछूं? गाड़ी के नीचे मार दिया। अरोड़ा साहब लाइव में कमेंट आ गया, पर्सनल सवाल पूछ लेता हूं चलते चलते, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। एक मिनट। ये हर सवाल का जवाब अडानी, हर सवाल का जवाब, ये रात को सपने में नींद आ जाती है या फिर अडानी आते हैं? नहीं, बिल्कुल सपने में आते के अलावा आज हैं। इनके पास नहीं, हमें कुछ आते हैं, नहीं। हमें उनका नेता तिलक और पूरी कांग्रेस- जी आपने व्यक्तिगत सवाल पूछा, मैं बताता हूँ। ये जो पुराने में आदमी पार्टी अच्छा, अरोड़ा साहब कुछ कहना चाहिए जल्दी से प्लीज। मैं कह रहा हूँ, आपने अडानी, अंबानी, चौकसी, विजय माल्या सपने में आते हैं, सपने में आते हैं। इधर विजय माल्या मेरे को को कर्जा कितने दिया था की कमाई दिखती है, मनमोहन सरकार ने की कमाई दिखती है। कर्जा मनमोहन सरकार चलिए, ने ठीक, दिया है। ओके। हमें तो नहीं दिया है। ओके। हमने तो वक्त इजाजत नहीं दे रहा, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन ये मुद्दा वाकई में एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आपने बोझ का जिक्र किया था। चलते चलते एक और आंकड़ा, क्योंकि मेरी आदत है आंकड़े लेकर आने की। 10,09,513 करोड़ भट्टे खाते में चले गए। एनपीए, राइट ऑफ, तो ये आंकड़े भी हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ओपीएस एक बड़ा मुद्दा क्या वाकई में बनने जा रहा है? फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।